हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इमरान और आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया एक लंग्स की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसके अंदर लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो कई तरह के कॉजेटिव एजेंट की वजह से होता है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है। इनसे यह निमोनिया हो सकता है। निमोनिया अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, दो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं जिनसे निमोनिया होता है। इसी तरीके से वायरस देखें तो वायरस के अंदर जैसा है हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, तो ये वायरस है, वायरस भी निमोनिया कॉज करते हैं, इनसे भी निमोनिया होता है। और फंगस की बात करें तो फंगल भी निमोनिया हो सकता है, जो होता है जैसे एक हमारे पास में फंगस है निमोसिस्टिस जीरोविसी, ये भी एक फंगस है जो क्या करती है, निमोनिया कॉज करती है। तो पॉजिटिव एजेंट जो है एक वैरायटी में देखने को मिलते हैं निमोनिया की केस में। अब ये जो निमोनिया है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे से कांटेक्ट में फैलती है। और तो अगर इसका स्प्रेड या ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन या स्प्रेड कैसे होता है, तो ये होता है बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लो किसी को निमोनिया है, जब निमोनिया वाला व्यक्ति किसी जब स्नीजिंग करता है, छींकता है, तो वो एयर के अंदर अपने ड्रॉपलेट्स छोड़ देता है और वो ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी जो बूंदें निकल रही हैं वो हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर पहुंच जाती है एयर के थ्रू। अब इसको ये होता है हमारे पास में, इसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कंटामिनेटेड जो होते हैं अपना यूटेंसिल्स वगैरह, बर्तन वगैरह होते हैं, उनसे भी ये हो सकता है ये ट्रांसमिशन हो। जब ये जो पॉजिटिव एजेंट या ऑर्गेनिजम्स हैं जब ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, एक हेल्थी पर्सन के अंदर पहुंच जाते हैं, तो ये कहां पर इंफेक्शन कॉज करते हैं, कहां पर इंफेक्शन फैलाते हैं, वो हम देखते हैं। तो ये हमारे एक लंग्स हैं, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया अपने अपने लंग्स की ओर डिवाइड हुई, ये ब्रोंकस, एक ब्रोंकस ब्रोंकाई है, ब्रोंकस, एक ब्रोंकस इधर गया, एक ब्रोंकस इधर है, और ये जो ब्रोंकस है अंदर लंग्स के अंदर जाने के बाद में फिर से क्या हो जाते हैं, ब्रांच हो जाते हैं, और कई छोटी छोटी जो है ट्यूब्स के अंदर, यानी कि एक तरह की जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये डिवाइड हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स आखिर में एट दी एंड क्या होते हैं, एयर चेम्बर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो एयर सेक्स है या एयर चेम्बर है, ये चेम्बर है, इनके अंदर जाकर जो है खुलते हैं। हम जो भी एयर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो एयर अल्टीमेटली कहाँ पहुँचती है, हमारे एल्वियोलाई के अंदर, एयर सेक या एयर चेम्बर जिनको हम बोलते हैं उनके अंदर, और वहीं से हमारे ब्लड के अंदर वो मिलती है। हम इसको बना दें, एक एल्वियोलाई को हम यहाँ पर बनाते हैं, हम देखते हैं कैसे। तो मान लो कि ये हमारा जो है एक एल्वियोलाई है। अब ये जो एल्वियोलाई होते हैं इनके चारों ओर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क फैला होता है। तो हम यहाँ पर एक ब्लड कैपिलरी भी बना देते हैं। मान लो ये ब्लड कैपिलरी है जिसके अंदर ब्लड है। अब जब हम नॉर्मल केस में जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँचती है, और ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ पहुँचने के बाद में ये डिफ्यूज हो जाती है और हमारे ब्लड के अंदर पहुँच जाती है, और ब्लड के थ्रू बॉडी के जो हर दूसरे टिश्यूज़ हैं वहाँ तक, वहाँ की सेल तक पहुँचा दी जाती है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर इसके अंदर पहुँच जाती है एल्वियोलाई में, जिसको हम रिलीज कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। खैर, अब क्या होता है, जब हम ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जब होता है, जब हम सांस लेते हैं, तो सांस के थ्रू जो पॉजिटिव एजेंट, चाहे वो बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी हो, जब हमारे एल्वियोलाई में पहुंचते हैं तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इन्फेक्शन जब होता है, यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ सपोज, तो हमारी एयर के थ्रू, सांस के थ्रू वो कहाँ पहुँचे हैं, हमारे एल्वियोलाई में पहुँच गए, और एल्वियोलाई में पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन कॉज किया, इन्फेक्शन फैला रहे हैं वो। तो यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, म्यूकस बनाती हैं, म्यूकस रिलीज करती हैं, और उसमें लिम्फ भी होता है। तो यहाँ पर एक तरह का फ्लूइड भरने लगता है, एक तरह का फ्लूइड, एक तरह का तरल यहाँ पर भरने लगता है।
जो बेसिकली म्यूकस और लिम्फ होता है। तो ये जो म्यूकस और लिम्फ जब यहाँ पर फिल होता है तो अब यहाँ पर दिक्कत ये होने लगती है कि जो ऑक्सीजन पहले आसानी से डिफ्यूज हो जाती थी हमारे ब्लड के अंदर, अब वहाँ पर एक बैरियर आ जाता है। ये इसकी वजह से अब ये डिफ्यूज नहीं हो सकती, अब ये डिफ्यूज होना थोड़ा सा बंद हो जाती है, डिफ्यूजन इसका रुक जाता है। और जब इसका डिफ्यूजन रुक जाता है तो हमारा जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगता है, उसका परसेंटेज वहाँ पर कम होने लगता है। और सीवियर केस अगर हो जाए तो उस केस में व्यक्ति की डेथ हो सकती है, मौत हो सकती है। तो ये जो होता है एक ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जिसके अंदर हमारे जो एल्वियोलाई हैं, एयर चैम्बर्स हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहाँ क्या हो जाए, डिफ्यूजन हो रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा अपना लिम्फ प्लस म्यूकस भरने लगेगा, एक तरह का फ्लूइड। अब अगर ये होता है तो इसको ही बोलते हैं निमोनिया होना। अब निमोनिया होता है तो कुछ सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स, तो सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में सबसे पहले जैसे देखिए हम तो हमें कॉफिंग या कफ जिसको हम बोलते हैं, खांसी आने लगती है। और खांसी आती है, खांसी आती तो है तो कफिंग विथ येलो ग्रीनिश स्पुटम, एक येलो ग्रीनिश कलर का एक जो है स्पुटम, स्पुटम मेडिकल टर्म है जिसको हम स्पुटम को हम बोलते हैं बलगम, बलगम जो निकलता है खांसने पर ऐसे लोगों में जिनको निमोनिया है। तो येलो ग्रीनिश कलर का स्पुटम निकलता है खांसने के साथ में, जाहिर सी बात है जब यहाँ भरा होगा तो निकलेगा ही वो। दूसरा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में सांस फूलती है व्यक्ति, सांस लेने में दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होने लगा है, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उसके अलावा बहुत ही हाई फीवर हो जाता है, अब चूंकि इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन में फीवर तो होगा ही, तो यहाँ पर भी बहुत तेज बुखार फीवर देखने को मिलता है। फीवर के अलावा हेडेक हो जाता है, सर दर्द भी होता है। चेस्ट पेन ड्यूरिंग कॉफिंग, जब हम खांसी आती है तो खांसी आते समय हमारा जो चेस्ट है और चेस्ट में पेन होने लगता है, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम है तो पेन भी होता है। और बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस हो जाए उस केस में एक और कंडीशन हो जाती है, ब्लूइश लिप्स एंड फिंगर नेल्स, हमारे होंठ और हमारे जो नेल वगैरह हैं ये नीले कलर के दिखने लगते हैं, ब्लू कलर के दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन का डिफ्यूजन पूरी तरीके से रुका हुआ है, ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं हो पा रही है, बहुत कम हो रही है, नहीं होगी तो मर ही जाएगा व्यक्ति। तो क्या होने लगेगा, ऑक्सीजन की यहाँ पर डिफिशियंसी होने लगेगी ब्लड के अंदर, और जब डिफिशियंसी हाइपोक्सिया होने लगेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा और उसी की वजह से वो नीला दिखाई देने लगेगा। तो ये भी हो जाता है, और जब ये होगा तो वीकनेस तो होगी ही होगी, तो वीकनेस भी हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि निमोनिया के केस में देखने को मिलते हैं। अब अगर ये चीज़ है, ये सिम्टम्स हैं, तो फिर क्या किया जाता है, फिर डायग्नोसिस भी होती है। हमें पता भी लगाना है कि क्या है, इन्फेक्शन है तो कितना है, क्या नहीं है, वो सब जो है किया जाता है। तो डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं एक तो म्यूकस टेस्ट, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह अगर हो जाए तो म्यूकस टेस्ट या स्पुटम कल्चर जिसको हम बोलते हैं वो कराते हैं। म्यूकस टेस्ट जिसके अंदर म्यूकस के अंदर जो निकल रहा है उसके अंदर पता लगाया जाता है कि कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगल है, नहीं है, ऐसा वायरस तो नहीं लगा सकते उससे। उसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, एक्सरे कराने पर हमें पता लग जाता है कि कितना इन्फेक्शन हुआ है। हम सीटी स्कैन करा सकते हैं आजकल। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। और डायग्नोसिस जब हो जाता है तो फिर पता लगा है कि हाँ निमोनिया है, तो फिर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि ये निमोनिया किस टाइप का है, वो हमारा बैक्टीरियल निमोनिया है, वायरल निमोनिया है या फंगल निमोनिया है, कैसा निमोनिया है। अगर बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियल के केस में एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। उसके अलावा अगर मान लो वायरस है या वायरल निमोनिया है तो उस केस में वायरल एंटीवायरल्स दिए जाते हैं। एंटीवायरल के अलावा अगर मान लो कि फंगल इन्फेक्शन है, फंगल निमोनिया है, तो उस केस में एंटी फंगल ड्रग्स दिए जाते हैं।
तो ये ट्रीटमेंट इस तरीके से करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद में लास्ट चीज होती है, वो होता है प्रिवेंशन और कंट्रोल। कैसे हम इसको प्रिवेंट करें? तो प्रिवेंट करने का सबसे सही चीज है वो है आइसोलेशन। जो भी पेशेंट है उसको आइसोलेट कर दे, दूसरे जो मेंबर हैं घर के उनसे इनको क्या कर दें, आइसोलेट कर दें। तो आइसोलेट करने पर क्या होगा कि वो दूसरों तक ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा तो फिर दूसरों को होने का चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों के अंदर वैक्सीन वगैरह भी शुरू में दिए जाते हैं, वो भी हम वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। खैर, तो ये था हमारा निमोनिया। हमने देखा निमोनिया कैसे होता है, लंग्स के अंदर कैसे वो इन्फेक्शन कॉज करता है, किस तरीके से ये सारे कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं और क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं, ये हमने निमोनिया के बारे में बात की। तो ये था निमोनिया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।